अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। सोमवार का दिन 24 फरवरी 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब। ये मेरा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मोहब्बत का इजहार करना और सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। कल आपसे अर्ज की थी कि मैं हैरान हो जाऊंगा अगर टीम पाकिस्तान मौजूदा तौर पर भारत के खिलाफ जीतने में कामयाब हो। वही हुआ बदकिस्मती से। वसीम अकरम ने 6 बड़े नाम फारिग करने का मुतालबा कर दिया। ये जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को बदतरीन, इसके पीछे 3-4 बड़े बुनियादी मुहरक़ात हैं जो अभी तक ज़ेर बहस नहीं आए। कुछ मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा। इमरान खान साहब से कल मुलाकात का दिन है, लेकिन इत्तला है कि 27 तक शायद मुलाकातें उस तरह से ना हो सकें। अली अमीन गंडापुर साहब अपने उस मौके पर कायम है जो उनकी महज शराफत से ऑडियो कॉल लीक हुई थी कि उन्होंने गालियां किसे दी, लेकिन इमरान रियाज के मामले में वो कुछ और कह रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो पीटीआई ने 22 तारीख को 22 अगले महीने की जलसा करना था लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। ये भी खबर आपको मैंने दी थी कि मुश्किल है कि इन्हें इजाजत मिले। अपोजिशन का ग्रैंड लाइन्स जो है वो 26-27 को इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जहां जिसके बाद तय होगा कि आगे ये लाइन्स ने बढ़ना है या नहीं बढ़ना। ये जो 23 साल मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल है कराची में, उसमें अदाकार साजिद का बेटा, अदाकार साजिद जो है, उनका जो बेटा है वो मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। क्या तफसीलात सामने वो आप तक रखूंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं बात करना चाहूँगा हार्दिक पांड्या की और फिर जनाब इमरान खान साहब की। हार्दिक पांड्या इंडियन टीम का ऑलराउंडर है। बहुत नीचे से ऊपर तक आया। इसकी जो जर्नी है इंडिया में वो बड़ी काबिल मिसाल है। हट धर्म भी है, ज़िद्दी भी है, शोखा भी है। कल इसने जब बाबर को आउट किया, पहले चौका खाया, तो इसने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। ऑरेंज कलर का उसका प्लास्टिक का रबड़ का स्ट्रैप था और बड़ी शानदार सी घड़ी दिखाई दे रही थी। ये घड़ी स्विस ब्रांड है। इसके ऊपर खबरें आप देख चुके हैं, तो मालूमात कुछ मेरे पास भी मैंने भी इकट्ठी की। सबसे पहले दिलचस्पी का मामला ज़रा सुन लीजिए। ये जो नाम लिखा जाता है स्विस ब्रांड का, रिचर्ड मिले, लेकिन जब इसे पढ़ते हैं हम स्विस फ्रेंच लहजे में, उसे कहा जाता है रिशा मिल। रिशा मिल यानी रिचर्ड नहीं पढ़ा जाता, रिशा पढ़ा जाता है। और ये स्विस कंपनी की लग्जरी वॉच है और ये हाई एंड प्रोडक्ट की ये घड़ी है, लिमिटेड एडिशन है। जो हार्दिक ने घड़ी पहनी है वो पूरी दुनिया में उसके 50 एडिशन दस्तयाब है। सिर्फ 50 घड़ियां वो बनी है। अब ये इतनी महंगी क्यों है, हार्दिक की घड़ी इतनी खबरों में क्यों आई मैच के अलावा? क्योंकि मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन उसकी घड़ी खबरों की जीनत बनी हुई है। वो जरा मालूमात सुन लें। ये जनाब अली एक तो एडवांस्ड मटेरियल से ये घड़ी बनती है। अमूमी तौर पर जिन मटेरियल से घड़ियां बनती हैं उससे ये बिल्कुल नहीं बनी। मिसाल के तौर पर इसमें कार्बन का फाइबर यूज होता है। इसमें इसके अलावा टाइटेनियम जो धात है वो यूज होती है, रेयर है। फिर गोल्ड यूज होता है। फिर इसके अलावा रेड क्वार्ट्स इसमें यूज होते हैं। और इसकी इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट से घड़ी बनती है वो आम प्रोडक्ट्स नहीं है। ये कम से कम जो घड़ी की कीमत है इसकी, क्योंकि बहुत महंगा ब्रांड है, 2001 में ये ब्रांड जो है ये मंजर आम पर आया था, तो ये $60,000 कम से कम इसकी घड़ी की कीमत है। और जो हार्दिक ने पहनी हुई है उसके ऊपर कंसेंसस जो किया इंडियन वेबसाइट्स ने, और मैंने इनकी वेबसाइट खुद भी देखी है, जो रेशा मिल नामी घड़ियों की कंपनी है, बहुत महंगी है भाई, तौबा, जान के धुआं निकल के कानों से। कुछ 7 करोड़ इंडियन रुपए इसके बनते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप बदलें तो 20 से 22 करोड़ की घड़ी उसने पहनी हुई है। भाई पहन सकता है, क्योंकि मैं उसकी सैलरी बताता हूँ आपको। ये जो घड़ी है ये इसको कहते हैं RM2702, ये घड़ी का मॉडल है। और ये इससे पहले राफेल नडाल के लिए बनी थी, जो टेनिस स्टार थे स्पेन के। और ये कोहली ने भी पहन रखी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी पहन रखी है। जो फार्मूला 1 के ड्राइवर्स हैं वो भी ये घड़ी पहना करते हैं। हार्दिक पांड्या क्या ये घड़ी खरीद सकते हैं? जनाब, हार्दिक पांड्या ने पिछले बरस मुंबई में 30 करोड़ इंडियन रुपयों का एक बंगला खरीदा था। बहुत महंगा बंगला था। इसके पास ऑडी से लेके जितनी भी महंगी तरीन गाड़ियां हैं दुनिया भर में वो इसने रखी हुई। शौकीन बंदा है, नखरीला बंदा है, अक्खड़ बंदा है, टैटू शैटूज बनाए हुए हैं, ऑलराउंडर है, मेरिट पे खेलता है, कमाल का बॉलर है, कमाल का बल्लेबाज है। इसकी जो सालाना सैलरी बनती है बीसीसीआई से वो 16 करोड़ है। इतने ही पैसे वो जो आईपीएल होती है, दीगर लीग्स होती है, वहां से भी लेता होगा। एड्स इसके अलावा हैं, बाकी चीजें इसके अलावा हैं, तो भाई वो तकरीबन 50-60 करोड़ फी महीना की असामी बन जाता है। तो उसके लिए ये जो 7 करोड़ इंडियन रुपयों की घड़ी लेनी है, ये कोई आसान मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये खबरों में इसलिए रहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कुछ और खबरों में रखने के लिए था ही नहीं। वो घड़ी उसकी जेर बहस है, वरना इंडियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, उनकी उठना बैठना कब जेर बहस होता था। यहाँ तो इमरान खान की शख्सियत डिस्कशन में आती थी, जावेद मियांदाद आते थे, सरफराज नवाज आते थे,
इंजमाम आते थे, वसीम आते थे, वक़ार आते थे, शुएब आते थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके हुलिये वो डिस्कस करता था इंडियन मीडिया। इंडियन टीम तो हमें चिंगे-मिंगे से नज़र आते थे, फास्ट बॉलर ही कोई नहीं होता था कपिल देव और जवाहर श्रीनाथ के अलावा, लेकिन अब एक से बढ़कर एक। और माइकल वॉन ने कल स्टेटमेंट दी कि इंडियन टीम में 10 ऐसे प्लेयर हैं जो अभी फाइनल 11 में नहीं है, जो किसी भी और टीम में टॉप प्लेयर्स हों। इतना अच्छा कंपटीशन वहां बन चुका है। दादा सौरभ गंगुली के दौर से इंडियन टीम ट्रांसफॉर्म हो चुकी, बेहतरीन टीम बन चुकी है। और रही हमारी बात, बेड़ा गर्क हो गया। कल जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुका, क्योंकि आज बांग्लादेश न्यूजीलैंड के हाथों तकरीबन हार चुका हुआ जब मैं आपसे मुखातिब हूं। इसलिए अगर मगर वो मौजे कहानियां खत्म हो चुकी हैं। ये टीम मैच जीतने के लिए मैदान में उतरी नहीं थी, थकी हारी इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, चेहरे उतरे हुए थे, बेड़ा गर्क था। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत बड़ी मेजर सर्जरी दरकार है। जब अजहर अली और वसर शफीक, अंपायर अलीम डार और एक हसन चीमा साहब को डेटा एनालिस्ट हैं, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हूं, तो फिर यही टीम, यही तोहफे आप मुंतखब करेंगे जो आपने खेले हैं। वसीम ने बड़ी अहम बात कर दी है। मैंने कल देखा, वसीम हूँ, शुएब मलिक हूँ, कामरान अकमल हूँ, जितने भी हमारे साथ का स्टार टीवी पर मुखातिब थे, सब मायूस थे। वसीम ने कहा 6 बड़े नाम फारिग कर दें। मेरा ख्याल ये है कि जैसे इंडियन प्लेयर नहीं चले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाके, उन्होंने जाके ट्रॉफी खेली, मुकामी डोमेस्टिक लीग खेली, अपनी फॉर्म लेके आए। मेरा ख्याल है बाबर हूँ, रिजवान हूँ, शाहीन अफरीदी हूँ, नसीम हूँ, हारिस रऊफ हूँ, जितने भी ये 6-7 तगड़े नाम हैं, इन सबको टीम से ड्रॉप करें। इनको कहें कि डोमेस्टिक जाके खेलें पूरा एक सीजन, साल पूरा। और सबसे अहम बात जो मैं आज आपसे कहने लगा, क्रिकेट के शायक हैं, पाकिस्तानी टीम को टैलेंट की नहीं, ग्रूमिंग की ज़रूरत है। क्योंकि टैलेंट होता है तो आप नेशनल टीम तक पहुंचते हैं, उससे आगे जो परफॉर्म किया जाता है वो ग्रूमिंग से किया जाता है। कल आपने विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज देखी, पहली गेंद से ऑनवर्ड कैमरामैन बार बार उसके जो हेलमेट था, उसकी आंखें थी, उसके ऊपर लेंस मार रहा था। क्यों? वो दिखा रहा था कितना पुरअज़म है कोहली, एक एक रन के लिए दौड़ रहा है, एक सिंगल रन को डबल में कन्वर्ट कर रहा है। सेंचुरी उसने आखिरी गेंद पे चौका मार के खेली। अक्षर पटेल कह रहा था कि मैं भी मैच कर रहा था कि कोहली भाई कैसे सेंचुरी करें, और जब उसने सेंचुरी की तो उसने रोहित शर्मा को देखे कहा कि मैंने तुझे कहा था मैं खड़ा हूं जब तक परेशानी लेनी। आउट ऑफ फॉर्म कोहली पाकिस्तान के खिलाफ आके फॉर्म में आ गया। कोहली की जो गुफ्तगू थी कल मैच के बाद, मेरा ख्याल है वो सिलेबस में पढ़ाई जानी चाहिए कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। इनके नखरे सुन लें, इनकी जो जाली कमर्शियल इश्तिहार है उनमें बॉडी लैंग्वेज देख लें, बड़ा गर्क, शर्म आती है इनको देख के। ना इनके पल्ले कुछ है, ना इन्हें बोलने की तमीज है, ना उठने की, ना बैठने की, ना खेलने की। टैलेंट था, टीम तक पहुंच गए, आगे ग्रूमिंग करनी होती है, ग्रूमिंग इनकी जीरो है, बिल्कुल जीरो। इंडिया के सामने जाते हैं ठुस हो जाते हैं, वैसे ही पल्ले कुछ नहीं है। मुझे तो डर है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी ना हार जाए। बहरहाल ये गमो गुस्सा मैं यहाँ छोड़ता हूँ। वसीम भाई की बात ये ठीक है, इस टीम की मेजर सर्जरी करके जो बड़े 6 प्लेयर उनको फारिग कर दें। आगे आ जाएं, इमरान खान साहब का जिक्र और अली अमीन गंडापुर का। इमरान खान साहब से जो मेल मुलाकातें, कल मंगल को मुलाकात होनी है उनके अहले खाना की, देखना होगा इजाज़त मिलती नहीं मिलती। 27 तारीख तक तो लग रहा है कि शायद मेल मुलाकातें उस तरह से ना हों, लेकिन पिछली बार हमने देखा पिछले हफ्ते अलीमा बीबी और दीगर मिल चुके हैं। कल मैंने अर्ज़ की थी कि खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया मैच देखने, और बाकी पंजाब की जेलों में 40 से ज़्यादा जेलों में मैच दिखाने का इंतजाम किया गया। लेकिन जब दूसरी इनिंग शुरू हुई तो मैंने ही तज्जिया किया, मैंने कहा ये कैदियों के ऊपर डबल सजा है कि ये मैच देखें। ये जो दुख भरा मैच है, ये कैदियों को दिखाना उनकी सजा में इजाफे के मुतरादिफ था। खान साहब भी सर झटके कह रहे होंगे यार ये क्या टीम है, क्या हाल कर दिया इस टीम का। बार कैफ जो अहम बात है इसमें अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया था कि वो कामरान मंगेश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करें। फिलहाल खबर यह है कि वो उनकी शमूलियत ना करवाने में अभी तक कामयाब है। खान साहब से मिलेंगे तो फिर अगला हुक्मनामा आएगा। दूसरी बात, जो महर शराफत के साथ उनकी ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें मैंने तफसीली व्लॉग किया था, उसने आज उनसे बात की गई तो अली अमीन ने कहा है जी मैंने जिस बंदे को गालियां दी वो बिल्कुल दी हैं, उसी को दी हैं जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग बाहर जारी की गई है, और वो बंदा डिजर्व करता था। पूछा गया नदामत है गालियों पर, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक गालियां दी हैं। अलबत्ता जो इमरान रियाज को गालियां दी गई उस कॉल में उन्होंने कहा ये एडिटेड हैं, इमरान रियाज के नाम पे गालियां एडिट करके उस कॉल में डाली गई। ये अली अमीन गंडापुर साहब का दावा है। अलबत्ता महर शराफत ये समझते हैं और कहते हैं मेरे साथ जब उनकी आखिरी गुफ्तगू हुई थी कि अली अमीन ने मुझे भी गालियां दी और इमरान रियाज को भी गालियां दी थी। मैं महर शराफत का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि आपने चंद रोज पहले खबरें देखी होंगी, उनके ट्वीट्स थे कि इमरान खान की जान को खतरा है, ये हो गया वो हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट था। मैंने तब भी कहा था कि इमरान खान साहब की सेहत हो, सलामती हो, इस हवाले से जो बंदा, चाहे कासिम सूरी के ट्वीट हों चाहे महर शराफत के हों, ये बेमानी ट्वीट्स हैं। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। इमरान खान साहब जेल में महफूज हैं, सेहतमंद हैं, तवाना हैं, हशाश बशाश हैं।
जो लोग जाके मिलते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। ऐसी खबरें देने का मकसद सिर्फ पैनिक फैलाना होता है। याद रहे कि इमरान खान की सेहत सलामती को खतरा नहीं मोल ले सकती ये हुकूमत, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, तबाह ना है, मेल मुलाकातें ना भी होने दें तो भी ही इज डूइंग परफेक्टली ऑलराइट इनसाइड द जेल। ऐसी खबरें, ऐसी फेक न्यूज़ किसी अहम मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए दी जाती हैं, गलत फहमी पे मबनी दी जाती हैं, किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे दी जाती हैं। ऐसी खबरों से दूर रहा करें। ये हो गया कहानी इनकी महर शराफत साहब की और अली मीन गंडापुर की। अब आ जाते हैं एक और इशू के ऊपर जो बड़ा अहम है। वो जो जुडिशल कमीशन है पाकिस्तान का, उसमें से अख्तर हुसैन साहब जो थे, मेंबर थे पाकिस्तान बार के, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनका ये कहना है कि जनाब मुस्ताफ़ी इसलिए हुए कि तनाज़ा था जजेस की सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन आहसन भून साहब हुकूमती बड़े पसंदीदा वकील हैं, किसी ज़माने में वकला तहरीक का हिस्सा भी रहे, PCU के से भी मुस्तफ़ीद शायद रहे हों ये या उनके दोस्त। अब उनका नाम ज़ेर बहस है कि वो आएंगे जुडिशल कमीशन में। तो एहसन भून के आने से ऑल इज़ वेल हो जाएगा। अगर बंदा मुतनाज़ भी था, नई बात मान रहा था, तो अब ऐसा बंदा आ जाएगा जो आपकी बात मानेगा। तो ऑल इज़ वेल की कहानी है यहाँ पे जुडिशल कमीशन में। एक और मुझसे आप कहानी सुन लें जो कि है फवाद चौधरी से जुड़ी। फवाद चौधरी ने आज एक बार फिर से ट्वीट किया कि कौमी हुकूमत मुल्क में बनाई जाए और वो चंद माह काम करके सारी जमातों को ऑन बोर्ड करे और अगले इलेक्शन की कॉल दे। फवाद साहब इससे पहले भी ये मशवरा दे चुके हैं कौमी हुकूमत का। कौमी हुकूमत का पाकिस्तान में बनना नामुमकिन है। मैं उनकी इस राय से अब इत्तफाक नहीं करता। किसी ज़माने में मुझे इत्तफाक था कि शायद कौमी हुकूमत एक सोल्यूशन है। कौमी हुकूमत इसलिए सोल्यूशन नहीं है कि क्यों कर PTI, क्यों कर अपोजिशन एक कौमी हुकूमत का हिस्सा बने। और कौमी हुकूमत का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि आप सिस्टम को मान रहे हैं, तो ये PTI को सूट नहीं करता। हुकूमत के लिए कौमी हुकूमत एक खुदकुशी है। हुकूमत अगर कौमी हुकूमत बनाती है तो इसका मतलब है हुकूमत अपने वजूद को माइनस करती है। हुकूमत ये मानती है कि मुल्क बहरान में, हुकूमत मानती है कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है, इसलिए हुकूमत एक हल के लिए कौमी हुकूमत में जा रही है। तो हुकूमत या हुकूमती जमातें कभी भी कौमी हुकूमत की जानिब नहीं जाएंगी। और चौधरी साहब की तलाक क्लियर ये है कि असल जो सरकार होती है वो भी कौमी हुकूमत के लिए बिल्कुल विलिंग नहीं है। वो शहबाज शरीफ के साथ उनकी सेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, बिल्कुल विलिंग नहीं है। असल काम जिस पर तवज्जो देनी है वो 26-27 को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, मौलाना भी उसमें आ रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद भी उसमें मिल रहा है, अपोजिशन इत्तेहाद का आगे बढ़ने के इम्कान भी पैदा हो रहे हैं। अब तमाम तर नज़रें इस बात में हैं कि PTI और अपोजिशन जमातें मिलकर इत्तेहाद बनाती हैं या नहीं बनाती हैं, और वो कैसे एहतजाज करता है रमज़ान के बाद। दिस विल बी द इम्पॉर्टेंट थिंग। और एहतजाज से मुझे याद आ गया, आपको याद होगा लाहौर में 22 मार्च को जलसे की इजाज़त मांगी थी। जो वाइस प्रेसिडेंट है PTI के पंजाब के बारी साहब, उन्होंने, आलिया हमजा साहबा ने मुझे बताया था। तो वो DC ने तो उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया था। ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी कि नहीं, आप मुतल्लिका फॉरम पर रुजू करें, यानी ज़िले इंतजामिया से। तो ज़िले इंतजामिया तो भाई आपको इजाज़त नहीं देनी है। तो अब मेरा ख्याल है कानूनी जदोजहद करनी चाहिए PTI को, क्योंकि अगर नून लीग जफरवाल में, DG खान में जलसे कर सकती है हुकूमती इंतजामात के साथ, तो PTI को इजाज़त देते हुए दिन दिहाड़े क्या मसला है। और ये भी साबित हो जाएगा PTI मकबूल है या नहीं है। तो हुकूमत क्यों नहीं इजाज़त देती PTI को जलसा जुलूस करने की। मुल्क भर की दीगर तमाम जमातें जब चाहें जहाँ चाहें जलसा कर सकते हैं। क्या PTI पाकिस्तान की जमात नहीं है? क्या PTI मकबूल तरीन जमात नहीं है? क्या PTI की KP में हुकूमत नहीं है? क्या PTI ने सवाबी में जलसा नहीं किया? तो अगर किया तो जनाब मीनार पाकिस्तान में इन्हें शौक पूरा करने दें। आपको नजर आ जाएगा PTI कितनी मकबूल है। डर का एक है, PTI को क्यों इजाज़त नहीं दी जाती। ये मेरा ख्याल है जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। जाने से पहले मैंने एक केस डिस्कस करना है जो मैं चाह रहा था कि ना ही करूं। ये है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कराची में। बड़ा ही खौफनाक भयानक केस है। जितनी डिटेल्स मेरे तक पहुंच रही हैं, कराची कुछ क्राइम रिपोर्टर से बात हुई, कुछ खबरें मैंने देखी, अफसोसनाक है। ये केस हमें बताता है कि कराची हो, लाहौर हो, बड़े शहरों में जो पॉश इलाके हैं, अमीरजादे हैं, ये किस किस्म के मसाइल का शिकार है। पाकिस्तानी मुआशरा कहाँ जा पहुंचा है। ये लड़का जो था 23 साल मुस्तफ़ा आमिर, 6 जनवरी को लापता हुआ था। 11 जनवरी को उसकी जली हुई गाड़ी और कैसी लाश बरामद हुई मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, बलूचिस्तान से मिली थी। और फिर 22 फरवरी को गिरफ्तारियां हुई साजिद हसन के बेटे की भी। ये जो साहिर हसन इसका नाम बताया जाता है, कई और लोग भी पकड़े गए हैं। अब ये साहिर हसन जो है साजिद हसन का बेटा, मैं देख रहा था एक वीडियो में, साजिद हसन साहब जो मारूफ अदाकार हैं, ये आते जाते वहाँ पुलिस वालों कह रहे हैं कि यार बच्चे का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है ख्याल साजिद हसन साहब को अपने बेटे का खुद पहले रखना चाहिए था। यहाँ तक नौबत आई क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने जो इंकशाफ किया है, ये BA एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस पढ़ा हुआ है, उसके बाद 5 साल से ये मॉडलिंग कर रहा है, 13 साल से ये वीड का नशा करता है, जो चरस नहीं होती, गर्दा होता है,
उस जैसा एक और नशा है वीड, जो अमेरिका कई रियासतों में जायज़ भी है, लेकिन बहरहाल है तो नशा और पाकिस्तान में तो नाजायज़ है। तो वीड का नशा करता है, 2 साल से ये नशा फरोख्त भी कर रहा था। यही नहीं बल्कि इसने इंकशाफ किया है कि ये 1 ग्राम वीड 10,000 रुपये की बेचता था, और ये हर महीने में 1 से 2 किलो जो वीड है वो मंगवाता भी था और फिर बेचता था। इस उम्र का बच्चा 20, 22, 23 साल का कई बरसों से अगर नशे में मुब्तला है, पार्टियां कर रहा है, नशा बेचता है, तो ये डूब मरने का मुकाम है पेरेंट्स के लिए भी, माशरे के लिए भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी। इसीलिए कराची पुलिस अब पूरे DHA को खंगार रही है, एक से बढ़कर एक किरदार वो ढूंढ रहे हैं। इससे मुझे वो इंडिया की मूवी याद आई, उड़ता पंजाब, जिसमें दिलजीत दोसांझ भी था, शाहरुख भी था। इंडियन पंजाब में एक से जायद मूवी उन्होंने बनाई है नशे की लत के ऊपर, कि कैसे नशे में मुब्तला होकर नौजवान कारोबार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, माँ बाप का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, नफसियाती मर्ज का शिकार हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में भी अगर होश आए हुकूमत को, पुलिस को, नशा रोकने वाले इदारों को, माँ बाप को अगर तवज्जो मिले, अदाकार साजिद हसन साहब बड़े अच्छे होंगे, इनको अगर तवज्जो मिलती तो अपने बच्चे पर तवज्जो करते कि यार ये किस नशे में मुब्तला है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। पेरेंट्स जब बच्चों को टाइम नहीं देते तो बच्चे ऐसे ही बेरारवी के शिकार होते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सारी बिद्दतों से। आप जो मुझे देख रहे हैं, अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए, उनसे मिलें, चाय पे, कॉफ़ी पे उन्हें अकेले लेके जाएं, वॉक पे लेके जाएं, उनके दोस्त बने, उनके गम, उनके शिकवे, उनके मसाइल सुनने की कोशिश करें, ताकि कहीं और सुनाने की बजाय आपको सुनाएं। मुझे आप आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।